गैस, ये जो कहानी है, ये कहानी हमारे एक कज़न की कहानी है जिनका नाम काशिफ़ है। और इससे पहले हम इनकी इस खौफनाक कहानी की तरफ बढ़ें, अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस ऑडियो टेप को लाइक कर दें। ये 1978-79 की कहानी है और ये कहानी एग्जैक्टली मार्टिन क्वार्टर की कहानी है। हमारा कज़न उस दौर में मार्टिन क्वार्टर में रहा करता था। जैसे कि आज के दौर में भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में या शायद पूरे कराची में पानी का मसला मौजूद है, वैसे ही उस दौर में भी इनके क्वार्टर्स के अंदर पानी का मसला हुआ करता था। ये बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि हमें लेट नाइट तक पानी के आने का इंतज़ार करना होता, और जब पानी आता तो मोटर चला के या मुख्तलिफ तरीक़ों से पानी को स्टॉक किया जाता। तो वैसे ही सर्दियों की एक रात थी और रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे क्वार्टर्स के अंदर अंधेरा होना शुरू हो चुका था। और सच्ची बात यह है कि उस दौर में इस क्वार्टर के अंदर जैसे ही सर्दियों में मगरिब हो जाती तो लोग अपने अपने घरों में चले जाया करते थे। मैं घर के अंदर मौजूद था और मैं पानी के आने का इंतज़ार कर रहा था। अल्लाह अल्लाह करके जब पानी आना शुरू हुआ तो मेरा ख्याल है कि रात के तकरीबन 2 बजे तक मुसलसल पानी आ रहा था, और मैं पानी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ऊपर की टंकी में चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जब काफ़ी देर तक मुसलसल पानी चढ़ता चला गया तो अब मैंने सोचा कि मैं टंकी को जाके चेक करता हूँ, कहीं ऐसा नहीं कि टंकी भर जाए और भरने की वजह से ये पानी बहता हुआ घर के अंदर इवन के कमरों के अंदर दाखिल हो जाए। यही सोचने के बाद मैंने ऊपर चढ़ के टंकी की तरफ बढ़ना शुरू किया। अब ये जो टंकी थी, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मौजूद थी और सीमेंट की टंकी थी, तो अगर आप उस दौर की बात करें तो उस दौर में जो टंकी बनाई जाती थी वो कुछ इस तरह से होती थी कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर थोड़ा सा खाली जगह छोड़ी जाती थी, यानी दोनों तरफ ईंटें लगाई जाती थी और ईंटें लगाने के बाद टंकी को तामीर किया जाता था, ताकि अगर पानी रसे तो रसने के बाद वो छत को ख़राब ना कर सके। आमतौर पे जो टंकी के नीचे वाला हिस्सा होता था उसको लोग स्टोर रूम के तौर पे या इस तरह की किसी चीज़ के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। नीचे लकड़ियाँ, कुर्सियाँ, पुराना सामान, गर्ज़ के जो भी इस तरह की चीज़ें थीं वो टंकी के नीचे डाल के वहाँ पे स्टोर की जाती थीं। तो वैसे ही कुछ हमारे घर का हाल था। हमारा जो भी पुराना सामान था या जो भी इस तरह की चीज़ें थीं जो ज़ेर इस्तेमाल नहीं थी वो हमने टंकी के नीचे उस जगह के अंदर डाल रखी थी। खैर, जैसे ही मैं छत के ऊपर आया तो मुझे ऐसा लगा कि टंकी और छत के दरमियान जो खाली जगह मौजूद है जहाँ पे हमने अपना सामान डाल रखा है, वहाँ पे कुछ मूवमेंट सी महसूस हो रही है। आमतौर पे बिल्ली, कुत्ते या इस तरह के जो भी पेट एनिमल्स होते हैं वो आपके घरों में टंकी वगैरह के नीचे पनाह लिया करते हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आमतौर पे कुत्ते दिखाई नहीं दिया करते। खैर, जैसे ही मुझे मूवमेंट सी महसूस हुई तो मेरा यही ख्याल था कि बिल्ली होगी या कोई चूहा होगा जो यहाँ पे आके रुका हुआ होगा। लिहाजा मैंने इस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और सीधा मैं टंकी के ऊपर उसको देखने के लिए चढ़ता चला गया। मैं एग्जैक्टली टंकी के बिल्कुल बराबर यानी उसकी छत के लेवल पे आ चुका था। अब मुझे क्या करना था कि टंकी का ढकना उठाना था, उठा के इसको साइड में रखना था, और जो मेरे पास टॉर्च मौजूद थी उस टॉर्च के ज़रिए मुझे अंदर झांकना था या फिर देखना था कि पानी की सतह कहाँ तक पहुँची है। इसी दौरानिए में जबकि मैंने टंकी का ढकना उठाना शुरू किया, मुझे दोबारा से नीचे वाले हिस्से से यानी उस स्टोर नुमा जगह से अजीब सी मूवमेंट सी महसूस होने लगी। अब ना सिर्फ मुझे चीज़ें खिसकने की या मूवमेंट की आवाज़ आ रही थी, अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई मौजूद है और जो भी मौजूद है वो गहरी गहरी सांसें लेता चला जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है, आपको इस अंधेरे में छत के ऊपर जबकि आप सर्दी में अकेले मौजूद हो, इस तरह की मूवमेंट महसूस हो या फिर सांसें लेने की आवाज़ें आना शुरू हो जाएं, तो अल्टीमेटली हल्का सा खौफ या डर आपके दिल में पैदा ज़रूर हुआ करता है। वैसे ही कुछ मेरे साथ भी था। मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके न सिर्फ खौफ महसूस हो रहा था, बल्कि मुझे यकीन हो चला था कि ये जो सांसें लेने की आवाज़ें ये किसी भी तरह बिल्ली या कुत्ते की आवाज़ें हरगिज़ नहीं हो सकती। या तो ये कोई इंसान है या कोई ऐसा बंदा है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। खैर, मैंने टंकी के ढकने के ऊपर से ध्यान हटाया और मैंने जब सीढ़ियों के रास्ते से नीचे की तरफ देखना शुरू किया
तो मैंने देखा कि सीढ़ियों के बिल्कुल बराबर में एक औरत जो कि 6 साढ़े 6 फीट के दरमियान होगी, वो एग्जैक्टली मेरे घुटनों तक बआसानी पहुंच पा रही थी। वो खड़ी हुई है और हैरान कुन बात यह थी कि उसका जो चेहरा था, ऐसा लग रहा था कि बेतहाशा खौफनाक या बहुत ही इबरतनाक चेहरा है। और उस चेहरे पे जो आंखें मौजूद हैं उसके अंदर से कुछ अजीब सी लाल सी चमक सी या रोशनी सी महसूस हो रही है। अजीब बात यह थी कि उसकी जो नाक थी वो बहुत ज़्यादा लंबी, बहुत ज़्यादा पतली नाक थी। और उसके जो पाँव थे, बावजूद इसके कि मैं काफ़ी ऊंचाई पे मौजूद था, मैं वाज़े तौर पे उसके बड़े बड़े उल्टे पाँव को देख पा रहा था। गर्ज के यकीनन कोई एक ऐसी मखलूक मेरे सामने नीचे खड़ी हुई थी, जिस मखलूक के बारे में अक्सर हम अपने बुज़ुर्गों से बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ सुना करते थे। अल्लाह जानते हैं वो लम्हा था जिस लम्हे मुझे जो अपनी मौत थी वो यकीनी तौर पे नज़र आने लगी थी। मुझे लग रहा था जैसे वो लम्हा बहुत ही करीब आ चुका है, जब एकदम से मैं हाथ स्लिप होने की वजह से या सीढ़ियों से गिर के नीचे हलाक हो जाऊंगा और शायद ये चुड़ैल, ये मखलूक मेरी मौत का बाइस बन जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मुझे एकदम से दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने का ख्याल आने लगा। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने उस दौर में भी कुछ कुरानी आयात और सूरतों को याद किया हुआ था, और मैंने सबसे पहले इस औरत के सामने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी की तिलावत करना शुरू कर दी। अब जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो ये जो औरत थी आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा लगा नीचे होना शुरू हो चुकी है। यकीनन अगर मैं आयतुल कुर्सी ना पढ़ता या कुरानी आयत की या सूरतों की तिलावत ना करता तो ये मुझे ना सिर्फ नुकसान पहुंचाती, बल्कि हो सकता है वाकई में वो रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होती। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जैसे जैसे मैंने कुरानी आयत की तिलावत शुरू की तो ये जो औरत थी आहिस्ता आहिस्ता करके ना सिर्फ उस खाली जगह पे या स्टोर में जाना शुरू हो गई, बल्कि ऐसा लगा कि वो छोटी होने के साथ साथ स्टोर नुमा जगह के अंदर दाखिल हो चुकी है। अब जबकि वो औरत सीढ़ियों के रास्ते से या नीचे के रास्ते से हट चुकी थी, तो उसके बावजूद भी एक अजीब सा खौफ था जो मेरे दिल में मौजूद था। और मुझे लग रहा था जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरूँगा या नीचे जंप मारूंगा तो हो सकता है कि उस खाली जगह से उस औरत का हाथ एकदम से बाहर आए और वो मेरे पाँव को पकड़ के अपनी तरफ खींचना शुरू कर दे। लेकिन बस वो अल्लाह की तरफ से था कि मैंने एकदम से जंप मारी और आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते सीढ़ियों की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब जैसे ही मैं सीढ़ियों के रास्ते होता हुआ जब नीचे की तरफ आया तो इत्तफाक से मेरे अब्बू जाग चुके थे। जब मेरे अब्बू ने मुझे कुछ इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ भागते हुए देखा तो उनको ऐसा लगा जैसे कोई चोर या डकैत हमारे घर के अंदर दाखिल हो चुका है। लेकिन मैं जब अपने फादर के बिल्कुल करीब आया तो मैंने एकदम से उनका हाथ पकड़ा और उनको हाँफते काँपते ऊपर की तरफ इशारा करके बताना चाहा। जब मैंने ऊपर की तरफ इशारा किया तो मेरे अब्बू को अंदाज़ा हो चुका था कि कोई इस तरह की मखलूक मैंने ज़रूर देखी है कि जिसकी वजह से मेरे खौफ में या खौफ की वजह से मेरा ऐसा हाल हो चुका है। अल्लाह जानता है कि मेरे अब्बू आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते जब वो ऊपर गए, वो बताते कि ऊपर जाने पे जब मैंने आगे पीछे सब जगह देखा तो कोई इस तरह की मखलूक वहाँ पे ना ही मौजूद थी और ना ही उसके वहाँ पे मौजूद होने के किसी भी किस्म के कोई निशानात नज़र आ रहे थे। खैर वो मुझे कमरे के अंदर लेके आए। कमरे के अंदर लाने के बाद मेरे अब्बू ने मुझ पर काफ़ी देर तक दम दुरूद किया और इस वाक़े के बाद से मैं अकेला छत पे जाने से गुरेज किया करता था। ये स्टोरी हमें माजिद साहब ने पाक कॉलोनी कराची से शेयर की है। ये बताते हैं कि जो इंसिडेंट था ये 1998 में इनके साथ पेश आया था। हुआ कुछ इस तरह से था कि इनकी जो फैमिली थी, यानी इनके जो चचा थे, इनकी खाला थी, ये लोग करीब करीब यानी 3-4 गलियों के अंदर रहा करते थे। ये बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता था कि जब भी हमारी छुट्टियां आती थी, ख़ास तौर पे जब वीकेंड होता था, तो हम अपने मामू के घर रुकने के लिए चले जाया करते थे। और हमारे मामू का जो घर था वो हमारे घर से 3-4 गलियां छोड़ के मौजूद था। अगर आप हमारे घर की बात करें तो हमारा घर 1 मंजिला था, जबकि जो हमारे मामू का घर था वो 3 मंजिलों पे मुश्तमिल था।
खैर वैसे ही मैं एक दफ़ा अपने मामू के घर में मौजूद था और अक्सर ऐसा होता था कि जब मैं अपने मामू के घर में जाता था तो हम लोग वीसीआर वगैरह पे या वीसीपी पे फिल्में देखा करते थे और इस तरह से रात स्पेंड करके सुबह में वापस अपने घर आ जाया करता था। इत्तेफाक से जब हमने मूवी देखना शुरू की तो मूवी देखते देखते जब रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम हुआ तो मेरा कज़न जो मेरे साथ मूवी देख रहा था देखते ही देखते नींद की वादियों में जाता चला गया और बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि उसने बाकायदा खर्राटे लेना शुरू कर दिए। अब जब उसने खर्राटे लेना शुरू किए तो जाहिर सी बात है जो मूवी का मज़ा था ये तो ख़राब हो चुका था। लिहाजा मैंने भी मूवी बंद की, लाइट्स ऑफ की और चुपके से सीढ़ियों के रास्ते से होता हुआ जो छत मौजूद थी जो कि सेकंड फ्लोर के ऊपर थी वहाँ पे चला गया। अक्सर ऐसा होता था कि मैं आग बचा के या लोगों से छुप के छत पे जाके सिगरेट पिया करता था और सिगरेट पीते पीते जैसे कि आमतौर पे लड़के सोचते हैं कि उनके जो भी मसले हैं, जो भी मसाइल हैं उनके बारे में सोचते हैं, उनको सॉल्व करने की या उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ही मैं भी सिगरेट पी रहा था और सोच रहा था कि आखिर ये जो भी मसले हैं इनसे मैं किस तरह निजात हासिल कर सकता हूँ। इसी दौरानी में जबकि मुझे छत पे मुश्किल से 15 या 20 मिनट गुजरे होंगे, मुझे एकदम से जो गली थी जो कि बाहर की तरफ मौजूद थी उस तरफ से सीटी की आवाज़ आना शुरू हुई। अच्छा, ये जो विसल थी, ये जो सीटी थी, ये वो सीटी नहीं थी जैसे आमतौर पे चौकीदार जब सीटी बजाते हैं तो आवाज़ आती है। जैसे हल्की सी सीटी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़का या कोई लड़की अपने मुंह से सीटी बजा रहा है। मुझे बड़ी हैरानी हुई, हालांकि आमतौर पे उस एरिया में रात के औकात में लोग निकलने से या बाहर आने से परहेज़ किया करते थे। एक तो बात यह है कि उस दौर में ये जो पॉलिटिकल इश्यूज थे, जो भी मसले कराची फेस कर रहा था, उसकी वजह से भी लोग डरा करते थे। खैर मैंने जब ये सीटी की आवाज़ सुनी तो मैं ना चाहते हुए भी एकदम से उस तरफ बढ़ने लगा और छत के एक कॉर्नर पे आके मैं कोशिश कर रहा था कि आखिर उसको देख सकूं कि कौन है जो नीचे मौजूद है और मुसलसल सीटी बजा रहा है। इसी दौरानिए में जैसे ही मैं दीवार के कॉर्नर पे आया और जब मेरी नज़र नीचे की तरफ पड़ी तो ये जो गली थी ये कुछ इस तरह से थी कि एक छोटी सी पतली सी गली थी। जैसे कि आमतौर पे कराची में इस तरह की गलियों को गंदी गली या छोटी गली के नाम से पुकारा जाता है। नीचे की तरफ कॉर्नर पे जहाँ खंबा लगा हुआ था वहाँ पे बहुत सारा कचरा पड़ा था। एक छोटी सी कचरा कुंडी वहाँ पे बना दी गई थी और बात ये भी थी कि इस कचरा कुंडी के साथ जो घर था वो काफ़ी अरसे से, कहा जाता है कि पिछले 20 सालों से मुकम्मल तौर पे लॉक हुआ हुआ था और पता ही नहीं था ये घर किसका है, किसकी मिल्कियत में है और ये किस वजह से खाली पड़ा हुआ है। अब जब मेरी निगाहें कचरे से होती हुई गली की तरफ गईं तो मेरे जहन ने एकदम से क्लिक किया कि जब मैं कचरे की तरफ देख रहा था तो खंबे के बराबर में शायद कोई खड़ा हुआ था। अब जैसे ही मुझे ये वहम हुआ तो अल्टीमेटली जैसे आप देखते हैं तो वैसे ही मैंने भी जब पलट के उस तरफ दोबारा देखा तो वाकई में वहाँ पे कोई खड़ा हुआ था और हैरान कुन बात ये थी कि खंबे के बराबर में खड़ा हुआ था और खंबे के बराबर ही तकरीबन उसकी हाइट थी, यानी आप कह सकते हैं कि तकरीबन 8 या 9 फीट की उसकी हाइट थी। और सबसे ज़्यादा अजीब बात यह थी कि जो भी वहाँ पे खड़ा हुआ था उसने बाकायदा ब्लैक कलर के शलवार कमीज पहन रखे थे, लेकिन उसका वजूद यानी उसका तन मुझे मुकम्मल तौर पे दिखाई दे रहा था। जहाँ तक उसके सर या ऊपर के हिस्से की बात है तो ऐसा लग रहा था जैसे गर्दन के नीचे जो हिस्सा है वो तो मौजूद है लेकिन सर या उसके ऊपर का हिस्सा मौजूद नहीं है। कुछ देर के लिए मेरी समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या देखा है। अब जब तीसरी बार मैंने उस तरफ देखा और मुझे यकीन हो चला कि वाकई में यहाँ पे एक सरकटा खड़ा हुआ है तो मैं एकदम से पीछे की तरफ हटा। अब जैसे ही मैं पीछे हटा तो मैं अल्टीमेटली अपने उल्टे कदमों के ज़रिए पीछे हो रहा था। तो कुछ कदम यानी 2 या 3 कदम पीछे होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एकदम से कोई पीछे से आके मेरे साथ टकराया है। जैसे कि अगर आप उल्टा चलते हैं और उल्टा चलने पे अगर आप किसी चीज़ से, किसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाते हैं तो यकीनन आपको पीछे से एहसास होता है कि कोई चीज़ है जो मुझसे लगी है। आप यकीन करें, जब मैं उस ऑब्जेक्ट से टकराया और टकराने के बाद जब मैंने पलट के देखा तो कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे मुझे चक्कर आ गए। मैंने देखा कि वही सर कटा आदमी जो कि नीचे कचरे के बराबर में खड़ा हुआ था वो अब मेरे सामने छत पे खड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ उसके पेट के हिस्से तक का या आप कह सकते हैं कि नीचे तक का सामना हो रहा था और जहाँ तक ऊपर के हिस्से की बात है तो वहाँ तक तो मेरी निगाह भी नहीं गई थी।
खैर अल्लाह जानते हैं कि जैसे तैसे मैं वहाँ से साइड में से भागा हूँ और सीढ़ियों से गिरता हुआ मेरा शायद पाँव स्लिप हुआ है और मैं दीवार से टकरा के बस बेहोश हो गया हूँ। जब मेरी आंख खुली तो मेरे कज़न, मेरे मामू, इवन के मेरे जो पेरेंट्स थे वो भी मेरे सामने खड़े हुए थे और सब मुझे सहला रहे थे, मुझसे प्यार कर रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि बेटा क्या हुआ था। खैर कुछ देर बाद जब मेरे सेंसेस बहाल हुए तो मेरी छोटी बहन भी वहाँ पे मौजूद थी। मैंने सोचा कि अभी इनके सामने, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के सामने इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं बस ऊपर से नीचे आ रहा था, आते आते मेरा पाँव स्लिप हुआ है और शायद मैं किसी चीज़ से टकरा के नीचे गिर गया हूँ। आप यकीन करें कि ये जो वाक़या हुआ था, इस वाक़ये के तकरीबन 2 या 3 हफ्ते तक मुझे ऐसा लगता था जैसे शाम के औकात में, यानी जैसे ही अंधेरा होता है, बुखार चढ़ जाता है और जब फजर की अजान होती है या नमाज हो जाती है तो उसके बाद मेरी तबीयत नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। और इसी तरह मैंने एक अरसे तक इस वाक़ये को सबसे छुपाने की कोशिश की, क्योंकि मैं यही चाहता था कि मेरे बच्चे, ख़ासतौर पे जो मेरी छोटी बहन है, ये किसी भी तरह इस वाक़ये से ना डरें। अच्छा, इसी तरह 2007 चल रहा था और मुझे अच्छी तरह याद है कि जो मेरी छोटी बहन थी, इसकी दोस्त की शादी चल रही थी। हालांकि उसकी इतनी एज नहीं थी, मेरा ख्याल है कि 18 या 19 साल की लड़की थी। लेकिन जैसे कि घर वाले, आपको पता है कि वो जल्दी शादी कर देते हैं, तो वैसे ही उनकी फैमिली का भी सिस्टम था कि उस बच्चे की शादी की जा रही थी। अब ये मेरी बहन की बचपन से दोस्त थी, तो एक दूसरे के घर आना जाना ये बड़ी नॉर्मल सी बात थी। अच्छा, जो इस लड़की का घर था वो कुछ इस तरह से था कि जो हमारे मामू की गली थी, उस गली की जो अगली गली थी, यानी कि गली इस तरह से हुआ करती थी कि एक गली थी जिसमें मकान मौजूद थे और उसके दोनों तरफ दरवाजे हुआ करते थे, यानी फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी गलियां मौजूद थीं। तो इस बच्ची का जो घर था वो मामू की अगली गली में था, यानी मामू के सामने जो घर मौजूद थे उन घर के बिल्कुल बैक साइड पे जो गली थी वहाँ पे वो बच्ची रहा करती थी। अब ऐसा ही हुआ कि मेरी बहन, क्योंकि शादी बहुत क्लोज फ्रेंड की थी, तो अक्सर ऐसा होता कि रात को 2 बजे 3 बजे प्रोग्राम अटेंड करके या ढोलकी वगैरह से वापस आया करती थी। अब अक्सर ऐसा होता था कि उसकी अम्मी कभी उसके भाई को, कभी उसके अब्बू को, इवन कि कभी मुझे भी कॉल करके बुला लिया करती थी कि बेटा ज़रा घर पे आ जाओ और आके अपनी बहन को ले जाओ। इत्तफाक से मेरा ख्याल है कि 1 या 1:30 बजे का टाइम था। उस वक्त मोबाइल आ चुके थे और मेरे पास एक पुराना मोबाइल मौजूद था। मुझे आंटी ने कॉल की कि बेटा तुम आ जाओ और अपनी बहन को लेके चले जाओ। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं किसी काम से लियाकताबाद की तरफ गया हुआ था और मैंने उनको कहा कि मुझे आने में तकरीबन आधा या पौन घंटा मज़ीद लगेगा। अगर मेरी बहन वेट कर सकती है तो ठीक है, वरना आप अंकल को कहें कि वो उसको छोड़ने के लिए घर आ जाएं। खैर इस बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। अब इसी तरह मैं समझा कि शायद ये इसके अब्बू के साथ, यानी अपने दोस्त के अब्बू के साथ वापस आ गई होगी। लिहाजा मैंने भी गौर नहीं किया और मैं तकरीबन 1 घंटे के बाद घर चला गया। जब मैं घर पहुँचा तो घर पहुँचने पर पता चला कि मेरी बहन अब तक वहीं पे मेरा वेट कर रही है। खैर मैं अपने घर से होके जब अपनी बहन के दोस्त के घर गया और वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ एक अजीब मंजर था। मेरी बहन बेहोश हुई हुई थी और उसके अतराफ़ में उसकी सारी दोस्तें, यानी कि उसके दोस्त के अब्बू वगैरह, सारे के सारे लोग खड़े हुए थे। अब उसको देखते मैं एकदम परेशान हो गया और मैं पूछने लगा कि अल्लाह खैर करे कि मेरी बहन के साथ हुआ क्या है। खैर कुछ देर पानी डालने के बाद जब उसको होश आया, होश आने के बाद वो एकदम से डरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई चीज़ देख ली है या फिर कुछ देखने के बाद उसको एकदम से खौफ महसूस हुआ है। तकरीबन आधे पौन घंटे के बाद जब मेरी बहन ज़रा स्टेबल हुई तो उसने बताया कि मैं अपनी दोस्त, यानी जिसकी शादी हो रही है, उसके साथ छत पे गई हुई थी और हम लोग वैसी जैसे लड़कियां बातें करती हैं, बातें कर रहे थे और शादी में जो भी ड्रेस वगैरह पहनना है या जो भी प्लानिंग है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसी दौरानिए में मेरी बहन बताती कि जब उसकी नज़र उस घर के ऊपर पड़ी जो कि अबंडेंट हाउस था, जिस हाउस का मैंने पहले भी जिक्र किया था, तो उसको ऐसा लगा कि इस अबंडेंट हाउस के जो टॉप फ्लोर है, यानी उसकी जो छत है, उस छत के ऊपर बीच में पलंग पड़ा हुआ है और उस पलंग के ऊपर कोई बैठा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, इन गलियों में, इन जगहों पे हमारा बचपन गुजरा था, तो इस गली से, इस घर से हम सारे के सारे बचपन से वाकिफ़ थे और मेरी बहन को, इवन उस लड़की को भी पता था कि यहाँ पे कोई नहीं रहा करता।
अब मेरी बहन ने अपनी दोस्त को मुतवज्जा किया, उसको बोला कि देख सामने कोई बैठा हुआ है। अब जब उस होने वाली दुल्हन ने उस तरफ देखा तो वो कहने लगी, यार कुछ अजीब सा आदमी है, समझ नहीं आ रहा कि इतना लंबा आदमी इतनी छोटी सी चारपाई पे कैसे आ सकता है। यानी कि जब वो चारपाई पे बैठा हुआ था तो उधर बैठने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो कद है बैठने पे भी तकरीबन 6 फीट का लग रहा था। अब जब मेरी बहन ने भी गौर किया तो वाकई में सूरत-ए-हाल ऐसे ही थी कि वहाँ पे जो आदमी बैठा था वो तकरीबन 8 या 9 फीट के दरमियान उसका कद था। और हैरान कुन बात यह थी कि उस आदमी की जो आंखें थी, इस दूर से भी देखने के बावजूद ऐसा लग रहा था उसकी आंखों से लाल शोले या लाल अंगारे निकल रहे हैं। एक अजीब सी उसकी हालत थी, ऐसा लग रहा था बहुत बड़े बड़े से कर्ली से उसके हेयर्स हैं और उसके बाल इस कदर बड़े थे कि पीछे के हिस्से से यानी उसकी कमर से होते हुए पलंग को छू रहे थे। मेरी बहन बताती कि जब हमने उस पर मज़ीद गौर किया तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ में या उसके किसी भी एक हाथ से खून निकल रहा है या कोई ऐसी चीज़ उसके हाथ में दबी हुई है या उसने दबाई हुई है कि उस चीज़ के अंदर से खून टपक रहा है। जैसे कि आमतौर पे आप गोश्त का टुकड़ा या आप कोई इस तरह की चीज़ उठा लें जिसके अंदर खून लगा हुआ हो, तो खून लगा हुआ होने पे जब वो खून टपकता है तो वो दूर से ही अंदाज़ा हो जाता है। मेरी बहन बताती है कि जब मैंने ये देखा है तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि उस आदमी ने खड़े होके हमारी तरफ भागना शुरू किया है। जबकि जहाँ तक उस लड़की का ताल्लुक है जिसकी शादी होने वाली थी, वो बोलती है कि इत्तफाक से मेरी नज़र जैसे ही माँ से हटी है तो आपकी बहन को ये महसूस हो रहा था। यानी मेरी बहन की नज़रें उधर थीं जबकि उस लड़की की जो नज़रें थीं वो मेरी बहन के ऊपर थीं। मेरी बहन बताती कि जैसे ही उसने हमारी तरफ भागना शुरू किया है तो वो इस कदर फुर्तीले अंदाज में, इस कदर तेज़ी के साथ भागा है कि मुश्किल से 10-15 सेकंड के अंदर अंदर उसने छत क्रॉस करके हमारी छत की तरफ जंप मारी है। और ये मंजर देखते ही जब उसको ऐसा लगा कि वो आदमी छत से कूद के हमारी छत पे हमारी बहन की तरफ हमला करने वाला है, तो मेरी बहन की एकदम से आंखें बंद हुई हैं और उसने शायद चीख मारी है। खैर जब यह वाक़या हुआ तो इस वाक़े के बाद भी मेरी बहन को काफ़ी अरसे तक बुखार महसूस होता रहा। अक्सर उसको ऐसा लगता था कि रूम में जहाँ पे वो सोया करती है उसके बेड के बराबर में कोई आके बैठा हुआ है। और एक दफ़ा तो मेरी बहन बताती कि बात यहाँ तक हो गई थी कि मैं सो रही थी और मेरी तकरीबन 2 या 3 बजे जब आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लेफ़्ट साइड, यानी आप कह सकते हैं कि मेरे सरहाने पे ब्लैक कलर के कपड़ों में कोई आदमी बैठा हुआ है। और जैसे ही मेरी बहन ने उठने के बाद भाग के लाइट खोली तो वो चेयर हिल रही थी लेकिन वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था।